यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। Good morning to all of you. Today we are going to start a new subject, new topic. That's name is Indian Society. ठीक है ना। आज से हम लोगों के द्वारा एक नया आपके लिए अध्याय लेके आए हैं। एक नया सब्जेक्ट रहेगा जिसको नाम दिया गया है इंडियन सोसाइटी। ठीक है। और ये इंडियन सोसाइटी को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने के क्रम में हम लोग भारतीय समाज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ना केवल भारतीय समाज के बारे में बल्कि आप भारतीय समाज और जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनके बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इन चीज़ों के बारे में भी आप काफ़ी कुछ जान पाएंगे। ठीक है ना। और आप लोग ये देखिएगा कि जो ये इंडियन सोसाइटी या जिसको आप लोग कहते हैं, यूपीएससी ने जिसको नाम दिया है कि सोसाइटी, जो आपका GS 1 पेपर में आता है और PCS ने इसको नाम दिया है इंडियन सोसाइटी, ये लगभग हर एक कोई भी आयोग हो या कोई कमीशन है, यूपीएससी है या कोई बीपीएससी है या यूपीपीएससीएस है, कोई भी आयोग हो, उसमें ये चीज़ें हमेशा से रेलिवेंट रही हैं। इंडियन सोसाइटी के जो एस्पेक्ट है वो हर बीपीएससी के द्वारा, हर स्टेट सिविल सर्विसेज के द्वारा पूछे गए हैं। तो उसी को लेकर हम लोग एक कम्प्रिहेंसिव वे में इस चीज़ को कवर करने का प्रयास करेंगे कि भाई हम लोग कितने बेहतर तरीके से उस टारगेट तक अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि जो कोई भी चीज़ जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि ये जो भी आपकी सीरीज चलेगी जिसमें भी जितने भी हम लोग सोसाइटी को कवर करने का प्रयास करेंगे कि भाई हमें किन किन पॉइंट के इर्द गिर्द अपना पूरा का पूरा चीज़ों को सीमित रखना है। ठीक है ना। क्योंकि आप जब एक्सपेंड करने लग जाओगे उसका तो कोई छोर है ही नहीं, कितना ही कर सकते हो, सिलेबस का कोई अंत नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डिमांड क्या है, रेलिवेंस क्या है और उसका कनेक्शन क्या है कि एग्जामिनर ये चीज़ें क्यों पूछ रहा है। अगर आपको ये पता है तो फिर आप क्वेश्चन उठा भी लोगे, क्वेश्चन को सोल्व भी कर लोगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जब सोसाइटी पढ़ेंगे तो सोसाइटी में हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस की। ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने जो ये सिलेबस लिया है, ये सिलेबस आपका चाहे आप यूपीएससी में हो, चाहे आप यूपीपीसीएस की बात करें या बीपीएससी की या राजस्थान सिविल सर्विस की, हरियाणा सिविल सर्विस की, MP सिविल सर्विस की, किसी को भी आप ले लीजिएगा, इससे बाहर चीज़ें फिर नहीं आएंगी। ठीक है ना। हम लोग इतना वाइड वे में इन चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है। तो सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, इस सिलेबस को आप लोग लिखिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आई सजेस्ट यू दैट यू विल राइट दिस सिलेबस विद योर ओन हैंड। आप अपने हाथों से इस चीज़ को लिखिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए सिलेबस लिखा हुआ है हमारे पास ऑलरेडी, पम्पलेट्स पे लिखा हुआ है, ऑनलाइन इतने सोर्स है उनके पास लिखा हुआ है, बट क्या है कि हम लोग उनको बार बार रिवाइज नहीं करते हैं। और जो हैंड रिटन चीज़ें होती है जब वो हमारी आंखों के सामने होती है तो हम लोग उनको रिवाइज करते हैं। और सिलेबस का पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कल को आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई मैगजीन पढ़ेंगे, उसमें जब आपको कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक कहाँ इंपॉर्टेंट आएगा, कहाँ ये टॉपिक हमारा कोरिलेट करेगा हमारे सिलेबस के साथ। या पता चला मैं वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इन टॉपिक्स के ऊपर, ये तो कहीं रेलिवेंस है ही नहीं का। तो ये आपको स्पेसिफिक, आपको क्लैरिफिकेशन इस बारे में होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है। तो सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस का सबसे पहला जो लिखा गया सिलेबस में वो है आपका साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। भारतीय समाज और सभ्यता के बारे में कुछ इसके पहलू, कुछ इसके लक्षण, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड वन है आपका रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी।
ये तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक तो हर सिविल सर्विस के लिए, कमीशन के लिए फेवरेट रहा है। चाहे ये ऐसे में पूछा जाए, चाहे ये आपका जीएस फर्स्ट पेपर में पूछा जाए, चाहे जीएस 2 में पूछा जाए, जीएस 4 में पूछा जाए, 3 में पूछा जाए, ऐसे में पूछ लिया जाए, कहीं भी पूछ सकते हैं। इवन सी सेट में भी इससे रिलेटेड आपने लोगों ने देखा होगा, एक वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन कंडीशन से लेकर एक आपका पैसेज हमेशा आता ही आता है। तो ये तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, रोल ऑफ वुमेन इन इंडिया इन सोसाइटी एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, और महिलाओं से जुड़े हुए संगठन जिनको काम दिया गया कि भाई महिलाओं को आपको एम्पावर करना है, या जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन हो, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। थर्ड वन, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू। आप लोगों ने पॉवर्टी को इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, सोशल जस्टिस में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब की बार जब हम लोग इसको कवर करेंगे तो पॉवर्टी का हम लोग सोशल एस्पेक्ट को लेकर ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे कि भाई सोसाइटी में पॉवर्टी कहाँ सर्वाइव आज तक क्यों कर रही है, उसके क्या रीज़न है, पॉवर्टी को अगर हमें दूर करना तो उसके क्या समाधान होते हैं, और पॉवर्टी किस तरह से ह्यूमन के नेचर को निर्धारित करती है, उसके भाग्य को निर्धारित करती है। तो ये तमाम बातें आप लोग इस टॉपिक में जान पाएंगे, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज। नेक्स्ट वन है आपका अर्बनाइजेशन, नगरीकरण जिसको बोलते हैं। अर्बनाइजेशन, नगरीकरण क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई है, आज क्या इसकी कंडीशन है, इसके सामने क्या चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को लेकर गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हैं, और उसका समाज के साथ क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, सोसाइटी किस तरह से अर्बनाइजेशन के कारण सोशल वैल्यूज़ किस तरह से चेंज हुई हैं, ये तमाम बातें हम लोग अर्बनाइजेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका एलपीजी रिफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो चीज़ें 1991 में जिनको इकोनॉमिक रिफॉर्म का नाम दिया गया, एलपीजी रिफॉर्म कहे गए, उन रिफॉर्म के बारे में आप लोग पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में। बट ये चीज़ें, इन चीज़ों के द्वारा जो ये प्रक्रियाएं हुई हैं, इनके कारण इंडियन सोसाइटी किस तरह से प्रभावित हुई है, इंडियन सोसाइटी के नेचर में क्या चेंज आया है, किस तरह से हमारी सोशल वैल्यूज़ चेंज हुई है, हमारा कल्चर किस तरह से प्रभावित हुआ है, ये तमाम बातें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, ये सामाजिक सशक्तिकरण। अब ये सामाजिक सशक्तिकरण आपका, आप इसको वाइड एरिया में समझिए, महिलाओं का हो सकता है, दलित का हो सकता है, SC STs का हो सकता है, OBC का हो सकता है। उसके बाद आप सशक्तिकरण के मामले में आप लोग समझ सकते हो कि भाई कोई आदमी, व्यक्ति अगर गरीब है, किसी पुअर है, कोई लाचार है, कोई विकलांग है, दिव्यांग है, तो उनका एम्पावरमेंट। तो ये तमाम बातें इसमें रहेंगी। इसके बाद आपका कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म है आपका, रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद, एंड सेकुलरिज्म है। तो ये जो सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, कास्टिज्म, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी वो समय के साथ। ये तो मैंने वो दिया है कि जो आपको सिलेबस आयोग के द्वारा, डिफरेंट आयोग्स के द्वारा जो आपको मेंशन किया गया है,
अब इन सबके भी आपको सब पार्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर केवल अगर हम लोग रीजनलिज्म की बात कर लें, क्षेत्रवाद की बात कर ले, लेकिन क्षेत्रवाद की आप बात तो करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रवाद की बात करने से आपका काम नहीं चलेगा, सिलेबस पूरा नहीं होगा। क्षेत्रवाद के साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि उसके रीजन क्या है। खाली यहाँ पर परिभाषा लिखने से काम नहीं चलेगा। क्षेत्रवाद और कम्युनलिज्म किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करता है, क्षेत्रवाद और आपकी राजनीति किस तरह से एक दूसरे के साथ गुली मुली हुई है, ये तमाम बातें। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखिए। नेक्स्ट वन है आपका एनजीओ एसएसजी एंड वेरियस ग्रुप एंड देयर रोल। ठीक है ना, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, ये किस तरह से सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, इनकी क्या भूमिका सोसाइटी को लेकर, सोसाइटी में किस तरह से इन्होंने बदलाव लाया है, ये एनजीओ किस तरह से अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या हमारे विकास को भी प्रभावित कर रहे हैं, क्या सरकार इसको लेकर कुछ सचेत है, कुछ काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये बातें इस टॉपिक में रहेंगी। तो ये आपका ओवरऑल मैंने बता दिया है कि भाई ये आपका एक सिलेबस रहेगा। ठीक है ना, इसी के इर्द गिर्द हम लोग अपनी सारी चीज़ों को सीमित रखेंगे। हम लोग सीमित जरूर रखेंगे इन टॉपिक के आसपास, लेकिन इन टॉपिक को सीमित नहीं रखेंगे। टॉपिक के अंदर तो हम लोग अच्छी तरीके से घुसेंगे ताकि उसके हर एक पॉइंट को आप लोग समझ सको, है ना। सारा गेम ही अंडरस्टैंडिंग का है। अगर आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया तो फिर लिख तो आप अपने आप ही दोगे, शब्दों की कमी नहीं होती किसी इंसान के पास। ठीक है ना, जिस इंसान को पता है कि ये चीज़ें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसके पास शब्दों की कमी नहीं है। वो अपनी भाषा में भी अगर शब्द लिख देगा, कोई सुंदर वर्ड या अलंकृत कुछ शब्दों का यूज करने की जरूरत नहीं होती है। आपको अगर मूलभूत वर्ड भी पता है, मूलभूत समस्याएं पता है, उसकी थॉट पता है, उसका सॉल्यूशन पता है, तो आप उसको अपनी भाषा में लिखिए, कोई इशू नहीं है। जो सामने एग्जामिनर बैठा है या जो भी कॉपी चेक कर रहा है आपकी, उसको सॉल्यूशन और उसको आपकी तार्किकता से मतलब है ना। वो आपकी रैशनैलिटी देखना चाहता है, वो आपकी सुंदरता या आपकी लिखाई देखने का उसका कोई शौक नहीं है। वो आपकी वर्डों की साज सज्जा देखने के लिए नहीं बैठे वहाँ पर। उनको ये पता है कि भाई हाँ, इस व्यक्ति ने ये चीज़ें लिखी हैं और ये बिल्कुल रेलिवेंट है और इस व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से रैशनल है, कोई भी बायसनेस आपके विचारों में नहीं दिखती है। तो देन यू विल बी ए परफेक्ट कैंडिडेट फॉर एनीवन। कमीशन आयोग, जितने भी कमीशंस हैं, सभी के लिए आप एक सुटेबल कैंडिडेट हैं। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लेंगे आपको। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका, फर्स्ट टॉपिक साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ये आपका रहेगा फर्स्ट टॉपिक, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। अब देखिए, आयोग के द्वारा तो एक वर्ड लिख दिया गया, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब साइलेंट फीचर का मतलब ये है कि भारतीय समाज के मूलभूत जो आपके एलिमेंट्स है, जो उसके बेसिक फीचर है, उनके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है। ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि मूलभूत लक्षण क्या है, लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने से पहले अगर आप बेसिक फीचर को समझना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इंडियन सोसाइटी आखिरकार है क्या, और उससे भी पहले आपको ये समझ में आनी चाहिए कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है। आप लोगों ने समाज के बारे में पढ़ा होगा, भाई समाज क्या है। कोई भी आपसे पूछता तो आप फटाक से कह देते हो कि समाज व्यक्तियों का समूह है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही आपके पास एक्सप्लेनेशन है सोसाइटी की? सोसाइटी एक वेग टर्म है जिसकी परिभाषाएं ना जाने कितनी हो सकती हैं, लेकिन जब आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा तो आपके पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड होने चाहिए, कुछ स्पेसिफिक आपके पास लाइंस होनी चाहिए जो आपको दिखाए कि आपके पास सोसाइटी को लेकर कुछ अलग समझ है। आपके पास आपकी कुछ जो सोच है वो डिफरेंट है ना। आपके आसपास वालों से सोच आपकी डिफरेंट है, आप सोसाइटी का देखने का आपका नज़रिया अलग है, तब आप सक्सेस होगे।
ठीक है, तो चलिए सोसाइटी समझते हैं पहले क्या है। सोसाइटी, समाज। कोई भी व्यक्ति, अगर एक अकेला पर्सन है, एन इंडिविजुअल कैन नॉट मेक एन सोसाइटी, कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर तो समाज का निर्माण नहीं कर सकता। भाई जब तक आप अकेले हो तो आप समाज नहीं कह सकते हो खुद को, समझ रहे हो ना। अगर ये व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, अब ये एक व्यक्ति सिंगल वन, तो आप इसको कह सकते हो कि क्या ये सोसाइटी है, समाज है? नहीं है। लेकिन जब यही व्यक्ति एक और व्यक्ति के साथ, ये आपका सेकंड आदमी है, बी, इसका नाम दे दो, एक का ए ना, अब ये व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ कुछ अंतःक्रियाएं करता है और बी व्यक्ति ए आदमी के साथ कुछ अंतःक्रिया करता है, तो देन यू विल बी से दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब क्या है? व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे के साथ अंतर्क्रियाएं करते हैं तो वो सोसाइटी है। अदरवाइज सोसाइटी बिना रिलेशंस के, बिना इंटरेक्शन के सोसाइटी आप किसी को नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। तो आप उसको सोसाइटी नहीं कह सकते हो। एक मार्केट लगी हुई है, मान लो कोई मार्केट है, आप वहां पर गए हो, लेकिन आपने मार्केट से कुछ भी सामान खरीदा ही नहीं, आपने मार्केट से कुछ भी सामान नहीं खरीदा, आप बगल में दुकानों की लाइन है, आप क्रॉस होके आगे हो, आपने ना तो किसी के साथ कुछ इंटरेक्शन किया, ना आपने किसी के साथ कुछ डीलिंग की, ना कुछ परचेजिंग किया, ना आपने कुछ बेचा, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी सोशल एक्टिविटी नहीं की है। अगर आपने सामाजिक क्रियाएं नहीं की है तो सामाजिक क्रिया ना करने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते हो कि आप एक समाज का हिस्सा हो। क्या? क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल चलने से, कोई भी व्यक्ति केवल खाना खाने से, बोलने से समाज का हिस्सा नहीं हो जाता। समाज का हिस्सा तब होता है इंसान जब वो अपने सामने वालों के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करता है। अब वो इंटरेक्शन किसी भी लेवल का हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। मान लो किसी ने आपको गले लगा लिया या आपने किसी को झापड़ मार दिया, तो वो भी एक इंटरेक्शन है, वो एक सोशल एक्टिविटी है। आपने किसी को पैसे उधार दिए, उससे पैसे लिए, वो भी एक सोशल इंटरेक्शन है आपका, ठीक है ना। आप मंदिर में गए, आप लोगों ने भजन कीर्तन किया, तो वो आपका एक रिलीजियस आपका इंटरेक्शन हो गया। आप चुनाव में गए, आपने वोट डाला, तो वो आपका पॉलिटिकल इंटरेक्शन हो गया। तो व्यक्ति के इंटरेक्शन की डिफरेंट फॉर्म हो सकती है, लेकिन कोई भी सिंगल पर्सन कभी भी ये नहीं कह सकता कि आई इंटरेक्ट विद माई सेल्फ। आप खुद के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते हो। आप दूसरों के साथ जब इंटरेक्शन करोगे तो देन यू विल बी से दैट यू आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तब आप कहोगे कि मैं इस समाज का एक हिस्सा हूं, क्योंकि आपकी क्रिया जब दूसरों को प्रभावित करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर के तौर पर दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ कुछ ना कुछ बात करेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, तभी तो एक प्रोसेस संपन्न होगी ना, ठीक है ना। तभी प्रोसेस संपन्न होगी, तभी आप लोग कहोगे कि ये एक सोसाइटी है, ये इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटी। अदरवाइज सोसाइटी नहीं है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसके बारे में, सोसाइटी के बारे में लिख लीजिएगा। समाज, अब यहां तो कोई लिखने का मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। समाज व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक समूहन, समाज व्यक्ति द्वारा निर्मित एक समूहन, समूहन कोमा लगा के समुच्चयन, समुच्चय एवं एकत्रीकरण है। गैदरिंग, एकत्रीकरण है। समाज व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक समुच्चय, समूहन, एकत्रीकरण है जिसका निर्माण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिसका निर्माण व्यक्ति
अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे से व्यवहार आचार की अंतःक्रिया के माध्यम से करता है। देखिएगा, बिल्कुल 4-5 लाइन है, लेकिन इन 4-5 लाइनों में आप देखिए पूरा का पूरा आप लोगों ने सोसाइटी को, समाज को समझने का प्रयास किया है। इन्होंने क्या कहा है कि समाज जो आपका है वो मनुष्यों का, व्यक्तियों का समूहन है। समूहन का मतलब एक गैदरिंग है, एक टोटलिटी है, पूरी की पूरी आप उसको एक इकाई ही समझते हैं। जब हम लोग समाज की बात करते हैं तो इंडिविजुअल का कोई महत्व नहीं होता है ना, इंडिविजुअल का उसमें कोई भी महत्व नहीं होता। जब समाज की बात करते हैं, समाज बनता किन से है? समाज बनता व्यक्तियों से है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करता है। अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा तो आप वो सोसाइटी का कोई भी सोशल एक्टिविटी वो नहीं है, ठीक है ना। तो सोशल एक्टिविटी अगर होंगी तो वो सोसाइटी है, अगर सोशल एक्टिविटी नहीं हो रही है तो देन इट विल बी नॉट से दैट यू कैन नॉट से दैट इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो समूहन, समुच्चय और एकत्रीकरण है, जिसका निर्माण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्यों बात करेगा? आप यदि किसी व्यक्ति से बात करते हैं, आप यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन में हैं, रखते हैं, तो आपकी कुछ ना कुछ उसके प्रति उम्मीद होंगी, कुछ आप उसके ऊपर बिलीव करते होंगे, या आपकी उसके प्रति आस्था हो सकती है ना, या आप उसके फॉलोवर हो सकते हैं, या आप उससे प्रेम कर सकते हैं। तो ये जो जितनी भी सारी एक्टिविटीज हैं, ये सभी क्या है? ये आपका अंतःक्रियाओं का एक एग्जाम्पल है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया इंटरैक्शन। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इन तमाम क्रियाओं में से कोई भी क्रिया अगर करे, इंटरैक्ट करे, तो वो सोसाइटी का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। अब ये जो इंटरेक्शन हमारा होता है, किसी भी व्यक्ति के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है, उसके कुछ आधार होते हैं। समझिएगा इस चीज को, कि जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ कोई भी इंटरेक्शन करते हैं तो उसके कुछ आधार होते हैं। अब वो आधार समाजों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम लोग इंडियन सोसाइटी को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें भारतीय समाज के बारे में पता होना चाहिए कि भारतीय समाज में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो वैल्यूज हैं, जो उसकी एथिक्स है ना, जो उसका दृष्टिकोण है, परसेप्शन, जो उसका दृष्टिकोण है, ये तमाम जो चीजें हैं ये व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। व्यक्ति की सोशल एक्टिविटी को निर्धारित करने में इनका काफी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है इनकी, कि व्यक्ति की वैल्यूज क्या है, व्यक्ति किन चीजों को मानता है, व्यक्ति की एथिक्स क्या है, उस व्यक्ति का किसी चीज को देखने का दृष्टिकोण क्या है। अब कोई आपके साथ अगर नेगेटिव पर्सपेक्टिव का व्यक्ति रहता है तो वो आपको हमेशा नेगेटिव चीजें ही दिखाएगा। वो समाज के प्रति आपके मन में क्या पैदा करेगा? नफरत पैदा करेगा, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आतंकवादी खुद के ग्रुप चलाते हैं, वो ट्रेंड करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, तो वो क्या है, वो उस व्यक्ति या उस बच्चा या कोई भी नौजवान है, उसके मन में वो लोग क्या पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं कि वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव पैदा करते हैं। किसके प्रति? सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी के किसी एक विशेष धर्म संप्रदाय के प्रति हो सकता है, बट वे ओवरऑल सोसाइटी को ही नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो व्यक्ति का दृष्टिकोण काफी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। अगर एक टॉलरेंस वाला व्यक्ति है, सहिष्णु व्यक्ति है, जिसको बोलते हैं कि भाई वो सारी चीजों को समझता है, अडॉप्ट कर सकता है सारी चीजों को, ये वर्ड हम लोगों ने भी स्टार्ट किया तो थोड़ा आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है,
बट धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी आप इनके हैबिचुअल हो जाओगे, आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा कि आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है, जो उसकी वैल्यूज है, जो उसकी एथिक्स है, वो उसकी सोशल एक्टिविटीज़ को निर्धारित करती हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है, उस बच्चे ने अपने घर में हमेशा ही ये चीज़ें देखी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी कुछ ना कुछ घटनाएं देखी है। उसने हमेशा ये देखा कि उसके पिताजी उसकी माताजी को दबा के रखते हैं, उनको कुछ काम करने नहीं देते, इंडिपेंडेंटली उनको कोई डिसीजन नहीं लेने देते, पूरी पूरी जायदाद संपत्ति पर पैट्रियार्टिकल सोच का प्रभाव है, पिता ने सारी सत्ता अपने हाथ में रखी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चा लिबरल हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो उसकी वैल्यूज है, जो उसका दृष्टिकोण है, वो खुद ब खुद ऐसी डेवलप हो गई हैं, खुद ब खुद ऐसी क्रिएट हो गई हैं कि जिनके आधार पर वो जब बड़ा होगा, बड़े होने के बाद वो अपनी पत्नी, अपनी बच्चियों के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही व्यवहार करेगा। ठीक है ना। तो वो जो सोशल एक्टिविटीज करेगा उसमें आप देखेंगे कि उसमें पैट्रियार्टिकल सोच का ज्यादा प्रभाव रहेगा। वो वुमेन की फ्रीडम को सपोर्ट नहीं करेगा, वुमेन को वर्क करते हुए देखना उसको पसंद नहीं आएगा, वुमेन को खुल के जीते हुए देखना उसको शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब क्या है? ये सब ये है कि भाई उस व्यक्ति को वैल्यूज ही ऐसी मिली हैं, है ना। तो ये उसका क्या हुआ है? उसका सोशलाइजेशन ऐसा हुआ है, सोशलाइजेशन, समाजीकरण। उस व्यक्ति का समाजीकरण ही ऐसा हुआ है। समाजीकरण का मतलब क्या है कि समाज हमें किस तरह से चीजों को सिखा रहा है, उसको समाजीकरण कहेंगे आम भाषा में। जैसे व्यक्ति जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको तो कुछ पता ही नहीं होता। उसको क्या पता कि मैं किस धर्म में पैदा हुआ हूँ, उसको क्या पता कि मेरे घर में क्या क्या एथिक्स हैं, क्या वैल्यूज है, क्या नॉर्म्स है, क्या रूल्स हैं। उसको क्या पता कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में किसी संप्रदाय के प्रति क्या पर्सपेक्टिव रखना है, क्या उसका एटीट्यूड रखना है। इस बारे में वो पूरी तरह से अनभिज्ञ है, उसको कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो सोसाइटी के साथ संपर्क में आता है, सबसे पहले वो अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है, फैमिली उसको अपनी एथिक्स और वैल्यूज सिखाती है, फिर वो इन्हीं एथिक्स और वैल्यूज को लेकर अपने स्कूलिंग करता है। स्कूल में टीचर उसको कुछ और ज़्यादा सोशलाइजेशन करते हैं, समाज के बारे में बताते हैं, फिर वो इन्हीं वैल्यूज़ को आगे लेकर बढ़ता है, कॉलेज करता है, जॉब करता है। तो धीरे धीरे ये सारी एक जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रोसेस है। तो व्यक्ति का जो सोशलाइजेशन है वो जन्म से लेकर उसके अंतिम समय तक चलता ही रहता है। ठीक है ना। और व्यक्ति के सोशलाइजेशन को कौन निर्धारित करता है कि भाई उसकी वैल्यूज, एथिक्स और उसके पर्सपेक्टिव है क्या, उसको बचपन में किस तरह से ये चीज़ें मिली हैं, है ना, उसका पालन पोषण किस तरीके से हुआ। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें उसको ध्यान में रखती है। ठीक है। अब देखिए आगे लिखिएगा, जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था उससे आगे लिखिएगा। इन्हीं अंतःक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति, इन्हीं अंतःक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति समाज में, इन्हीं अंतःक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा एवं परिस्थिति, समाज में प्रतिष्ठा एवं परिस्थिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटस, प्रतिष्ठा एवं परिस्थिति तथा भूमिकाओं का निर्माण करता है। भूमिकाओं, रोल्स, भूमिकाओं का निर्माण करता है। अब ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब यह है कि जब भी कोई सोशल इंटरेक्शन होता है उन्हीं के आधार पर उस व्यक्ति की जो स्टेटस निर्धारित होता है, उसी के आधार पर उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा निर्धारित होती है और उन्हीं के आधार पर उस व्यक्ति के रोल्स भी डिसाइड होते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो आपको क्या दिखेगा? वो आपको बेटा दिखेगा, वो आपको भाई भी दिखेगा, वो आपको पति भी दिखेगा, वो आपको पिता भी दिखेगा, वो आपको दादा भी दिखेगा, वो आपको परदादा भी दिखेगा। ऐसे ही महिलाओं में है, वो लड़की भी दिखेगी, वो बच्ची भी दिखेगी, वो फिर बहन भी होगी, माता भी होगी, किसी की पत्नी भी होंगी, दादी भी होंगी, परदादी भी होंगी। तो एक ही व्यक्ति है लेकिन उसके जो रोल्स है वो डिफरेंट स्टेजेस में
अलग अलग होते रहते हैं, ठीक है ना। तो वुमेन के जो ये रोल है या मैन के जो ये रोल है, इनको कौन फिक्स करता है? इनको फिक्स करता है कि हमारा सोशल इंटरेक्शन कैसे हुआ है, हम लोगों ने क्या अंतःक्रियाएं की हैं, ठीक है ना, क्या अंतःक्रियाएं की हैं। उसके अगर आपने एक पुरुष के साथ एक महिला ने विवाह किया है, तभी तो वो पति पत्नी हुए, या कोई पैदा होते ही पति पत्नी हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। कोई आपने सोशल एक्टिविटी की है, कोई आपने इंटरेक्शन किया, उसी के आधार पर आपका रोल फिक्स हुआ है। बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद ही तो माता पिता बने, समझ रहे हो ना। बच्चे के बच्चा हुआ तभी तो आप दादा दादी बने। तो ये क्या कि कोई ना कोई सोशल इंटरेक्शन हुई है, उसके परिणाम स्वरूप ही आपकी जो पद है, आपका जो स्टेटस है और जो आपका रोल है वो फिक्स होते हैं, और ये चीजें बदलती रहती है समय के साथ, ठीक है। भूमिकाओं का निर्माण होता है, आगे लिखिए, निर्माण होता है तथा इसी क्रम में व्यक्ति के अधिकार तथा इसी क्रम में व्यक्ति के अधिकार तथा कर्तव्य दोनों जुड़े होते हैं। इसी क्रम में व्यक्ति के अधिकार तथा कर्तव्य दोनों जुड़ जाते हैं या दोनों जुड़े होते हैं। अब आपने कोई सोशल इंटरेक्शन किया तो उसके बाद ये हुआ कि भाई आपका रोल बन गया, पति पत्नी हुए, शादी की, पहले तो शादी की, सोशल इंटरेक्शन हुआ, लिख लो बेशक आप इसको, ये चीजें ना थोड़ा समझ लोगे अभी तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएंगी। हर एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ये आपका ए बी है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ विवाह किया, तो जो ये विवाह है ये आपका क्या है? ये एक सोशल इंटरेक्शन है। अब सोशल इंटरेक्शन के बाद फिजिकल इंटरेक्शन हुआ, फिजिकल इंटरेक्शन के बाद संतान का पैदा हुआ, बच्चा ने जन्म लिया, तो देन इनके जो रोल है, एक का रोल पिता का हुआ और एक का रोल यहां पर माता का हुआ। एक का रोल पिता हुआ, एक माता का रोल हुआ। अब पिता और जो माता का रोल है, तो इनके साथ इनके कुछ अधिकार भी जुड़े हुए हैं और इनके कुछ ड्यूटीज भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। अब इनको क्या, इनके अधिकार व कर्तव्य जुड़े हुए हैं। पिता का अधिकार, माता का अधिकार अलग होगा। आप लोगों ने देखा होगा पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है उसमें पिता के अधिकार ज़्यादा होते हैं और माँ के लिए ड्यूटीज ही होती है, माँ के कर्तव्य ही ज़्यादा होते हैं, उनको अधिकार तो मिलते नहीं है, ठीक है ना। सारा का सारा जो भी फाइनेंशियल सोर्स होगा वो पिता के हाथ में होगा। बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसके फ्यूचर तक सब कुछ डिसाइड पिता करेगा। बच्चे को कहाँ मैरिज करनी है ये भी पिता डिसाइड करेगा। तो ये क्या पितृसत्तात्मक एक समाज की कुछ विशेषताएं हैं। तो जब सोशल इंटरेक्शन के बाद जब रोल हुए, उन रोल के आधार पर भी कुछ अधिकार और कुछ उनको कर्तव्य दिए जाएंगे जिनका वो लोग निर्वहन करते हैं। और फिर यही चक्कर चलता रहेगा। जब ये अधिकार और कर्तव्य उसके डिसाइड कर दिए गए, फिर से ये चीजें होंगी, फिर से ये साइकिल चलेगी आपकी। अधिकार और कर्तव्य चले गए, उसके बाद फिर उनकी भूमिकाएं निर्धारित होगी, दोबारा से आप लोग देखिएगा, फिर वो पिता और पिता और माता बनेंगी। फिर ये चीजें क्या, सोशल इंटरेक्शन लगातार चलता रहता है। इसलिए सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं वो कंटिन्यूटी के साथ होते रहते हैं। सोसाइटी में कभी भी ठहराव नहीं आता है ना, सोसाइटी में कभी भी ठहराव नहीं आता। और इन द केस अगर सोसाइटी में ठहराव आ भी गया है तो उनको फिर दूर करने के लिए रेवोल्यूशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई क्रांति हो गई है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ठहराव आ गया, ठीक है ना। सोसाइटी में ठहराव का मतलब ये होता है कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करने में उस टाइम के इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए हैं। अब अगर जब इंस्टीट्यूशन फेल हो गए, लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो लोग क्या करेंगे? बदलाव की मांग करेंगे। अब बदलाव की मांग करेंगे तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो वो शांतिपूर्वक बदलाव की मांग करेंगे या फिर वो हिंसात्मक तरीके से बदलाव की मांग करेंगे। तो या तो क्रांति होगी या आपका कोई ना कोई सोशल आंदोलन होगा, सामाजिक आंदोलन होगा, यही तरीका है।
तो सोशल इंटरेक्शन, हाँ यहाँ पर हम लोगों ने समझा सबसे मेन जो कड़ी है वो है आपकी सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंत्यक्रिया। तो सामाजिक अंत्यक्रिया ही समाज का निर्माण करती है, ठीक है ना। चलिए बहुत खूब, इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी की जब हम लोग बात करते हैं तो सोसाइटी को समझने का एक और जो एलिमेंट है वो है सोसाइटी डाइवर्स है या नहीं है। क्योंकि आप किसी भी समाज को अगर हम लोग देखते हैं तो समाज को जब हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, वर्गीकृत करना पड़ेगा, तो कुछ तो आधार हमारे पास होना चाहिए ना, है ना। तो सोसाइटी को हमने विविधता के आधार पर, डाइवर्सिटी के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो है सजातीय समाज और एक है विजातीय समाज, होमोजीनियस सोसाइटी हेट्रोजीनियस सोसाइटी। क्योंकि समाज की बात कर रहे हैं तो समाज में तो आप लोगों को पता है कि डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट वो कल्चर फॉलो करते हैं, उनका रिलीजन अलग अलग है, उनकी एथनिसिटी अलग अलग है, उनकी पहचान अलग अलग है। तो इन तमाम जो भी ये डाइवर्सिटी है, जो भी ये विविधताएं हैं, उनके आधार पर अगर हम लोग समाज को कैटेगराइज करें, समाज को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो दो प्रकार के समाज आपके सामने निकल के आएंगे, है ना। वन जो आपका फर्स्ट टाइप का वो तो आपका होमोजीनियस सोसाइटी है। होमोजीनियस सोसाइटी का मतलब जहाँ पर एक ही मूल, एक ही धर्म, एक ही एथनिसिटी, एक जैसी सोच, एक ही प्रकार के रंग रूप के लोग एक साथ रहते हैं। उनका कल्चर भी सेम है, उनका रिलीजन सेम है, उनका कॉस्ट्यूम जो है वो भी सेम है, उनका आप समझिए कि उनका जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, वो भी लगभग एक समान है, ठीक है। तो ऐसे समाजों को नाम दे दिया गया है होमोजीनियस सोसाइटी। अब इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो जैसे अरब नेशन है, या आप कह सकते हो जापान है, ये आपके होमोजीनियस सोसाइटी के कुछ एग्जाम्पल है। अरब नेशन, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यमन, तो ये सब क्या है, यहाँ पर जो भी लोग निवास करते हैं वो मेनली एक ही इस्लाम धर्म को ही फॉलो करते हैं। कोई दूसरा धर्म तो वहाँ पर है नहीं, और है भी तो वो बिल्कुल नॉमिनल है, उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। तो एक ही धर्म के लोग एक ही देश में, अब इन लोगों का जो दृष्टिकोण है वो भी बिल्कुल एक जैसा ही है, जो इनके वैल्यूज़ है वो भी लगभग एक समान है, इनके जो नियम कानून है वो लगभग हर किसी पर लागू होते हैं। तो ये क्या है, ये एक ही रिलीजन है। इनकी जो पूजा पद्धति है वो भी देखिए आप एक ही है, सभी सजदा करते हैं। जापान में ऐसे ही बौद्ध धर्म है, वहाँ पर सभी आपको इसी टाइप के मिलेंगे। लेकिन एक दूसरी टाइप की सोसाइटी होती है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, एंड दैट्स वन इज हेट्रोजीनियस सोसाइटी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इंडिया, बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इंडिया, यूएसए। भारत की बात करो आप, भारत में ना जाने कितने प्रकार की आपकी भाषाएं हैं, कितने प्रकार की आपकी बोलियां हैं, कितने प्रकार के आपके नॉर्म्स हैं, कितने प्रकार के आपकी कल्चर्स हैं, कितने प्रकार के आपके रिलीजन हैं, सेक्ट हैं, कल्ट हैं। उसके बाद आप लोग देखिए हमारा जो ट्रेडिशन है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, व्यक्तियों की नस्ल अलग अलग है, रंग अलग अलग है, उनका चाल ढाल अलग अलग है। तो भारत तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है दैट इंडिया इज एन हेट्रोजीनियस सोसाइटी, एक विजातीय समाज। यूएसए में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी आप लोगों को ब्लैक देखने को मिलेंगे, रेड इंडियंस देखने को मिलेंगे, ब्रिटिश मूल के लोग देखने को मिलेंगे, चाइनीज़ देखने को मिलेंगे, जापानीज़ देखने को मिलेंगे। ये तमाम चीज़ें आप लोग वहाँ पर देख पाओगे, है ना। ऐसे ही भारत में आप यूरोपियन मूल के भी लोग आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हरियाणा, पंजाब, इस टाइप के जो लोग हैं यूरोपियन मूल के हैं। मंगोलाइड भी आपको देखने को मिल जाएंगे मूल के लोग, द्रविडियन जो मूल के लोग हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। इंडो ऑस्ट्रेलियन जो मूल है उसके भी आपको लोग देखने को मिल जाएंगे। तो ये डाइवर्सिटी है।
तो इंडिया की यही खूबसूरती है कि इंडिया विविधताओं से भरा हुआ एक देश है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी के आधार पर सोसाइटी को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज होमोजीनियस सोसाइटी एंड द सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस सोसाइटी, ठीक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि वास्तव में कोई भी, ये सवाल है कि क्या कोई भी समाज पूर्णतः सजातीय हो सकता है? वर्तमान समय में क्या कोई भी समाज, आप इसको क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लेना, ये आप लिख के प्रैक्टिस करना। आपको अगर लिख के मेरे पास सेंड कीजिएगा, इंस्टीट्यूट में आप कॉपी सबमिट कराइएगा, देखिएगा, जो गलतियां होती है वो बताई जाएंगी आपको। क्वेश्चन लिखिएगा, क्या वर्तमान समय में कोई समाज पूर्णतः सजातीय हो सकता है? पूर्णतः सजातीय हो सकता है? टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। ये आपको 150 वर्ड में आपको लिखना है, लिखिएगा। थोड़ा सा लिखने से क्या होता है ना, और जब आप लोग लिखना स्टार्ट करें, मैं आपसे ये आपको रिकमेंड करूंगा, जब भी आप लिखना स्टार्ट करें तो खुद को लिमिट में मत बांधिएगा। जैसे मैंने अभी 150 में बोला है कि मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया है कि भाई 150 वर्ड तक आप लोग इसको सीमित करने का प्रयास कीजिए। बट ये अगर आपके 200-250 वर्ड तक भी कूद जाता है तो कोई इशू नहीं है। अभी आप लोग लिखना सीख रहे हैं तो जाने दीजिए इसको 200-250 वर्ड तक। आपके मन में जो भी थॉट आए इस एक वाक्य को लेकर, उसको आप लोग कागज पर उतारिएगा, जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप लोग 4-5 क्वेश्चन लिख लोगे ऐसे ही, तो जब आप छठा क्वेश्चन पे लिखोगे ना, तब आप अपने आप 150 वर्ड में भी आ जाएंगे। तब आपके पास आपके जो थॉट है वो भी लिमिटेड हो जाएंगे, और उन थॉट में आपकी क्लैरिटी और क्वालिटी दोनों चीजें अपने ऑटोमेटिक हो जाएंगी। अभी जो आप क्वेश्चन लिखोगे ना, वो काफी वेग लिखोगे, उसमें ना जाने कहां से कौन कौन सी बातें जो स्कूलिंग से लेकर अब तक आप लोगों ने पढ़ी हैं, वो तमाम बातें आप लोग इसमें, चाहे जगह हो या ना हो, आप लोग इसमें फंसा दोगे। लेकिन जब 5-6 क्वेश्चन आप लोग लिख लोगे, चेक करा लोगे, तब आपको अपनी गलतियों का पता हो जाएगा कि हाँ भाई ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर सॉल्यूशन हो जाएगा चीज़ों का। छठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन पर जब आप लोग जाओगे तो आप इतने स्पेसिफिक हो जाओगे कि पॉइंटों को उठाओगे, लिखोगे, कंक्लूजन दोगे और मार्क्स पाओगे। ये मेरा आपसे गारंटी है कि आप इसको फॉलो कीजिएगा, होगी ये चीज़ें, ठीक है ना। तो हमने सोसाइटी के बारे में समझ लिया, हमने डाइवर्सिटी के बारे में समझा, इसका जो मेन पार्ट है वो आगे करेंगे, बट अभी हमने एक मोटा मोटा आइडिया लिया है। अब हम लोग बात करेंगे टोटली भारतीय समाज के बारे में, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी पर अब हम लोग आते हैं, इंडियन सोसाइटी पर अब हम लोग आते हैं। तो भारतीय समाज, अब भारतीय समाज की जब हम लोगों ने ये वर्ड लिख दिया तो इसकी कोई परिभाषा हम लोग दे नहीं सकते हैं, क्योंकि भारतीय सोसाइटी को अगर हमें समझना है तो आप बिल्कुल सटीक शब्दों में नहीं समझ सकते हो भारतीय समाज को, क्योंकि भारतीय समाज की जो डाइवर्सिटी है वो इतनी ज़्यादा वेग है, इतनी ज़्यादा वाइड है कि आप उसको शब्दों में नहीं समेट सकते हो। इसलिए हमें भारतीय समाज को समझने के लिए इसके जो बेसिक एलिमेंट हैं उनको उठाना पड़ेगा, उनके एक एक टॉपिक को उठाना पड़ेगा, उसके बारे में समझना पड़ेगा, तब आप लोग ओवरऑल भारतीय समाज को समझ पाओगे, ठीक है ना। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं कि भारतीय समाज को कोई भी 2 शब्दों में या सटीक शब्दों में आपको नहीं समझा सकता। अगर भारतीय समाज को अच्छी तरीके से समझना है तब आपके लिए कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ेंगे कि इंडियन सोसाइटी की कुछ बेसिक विशेषताएं क्या है। अगर आप उन विशेषताओं को समझ गए, अगर आप उन वर्ड्स को, मीनिंग को समझ गए, अगर आप उसकी भावनाओं को समझ गए, तो देन आप पूरे इंडिया को समझ गए, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसमें ऐड कीजिएगा आगे। भारतीय समाज की विविधता लिखिएगा, ये लिखिएगा, भारतीय समाज की विविधता को या आप ये लिखे भारतीय समाज की प्रकृति को, नेचर को,
वहां पर विविधता भी लिखी रहने दीजिएगा, क्योंकि कोई कभी क्वेश्चन आ गया आपका डाइवर्सिटी पर, इंडियन डाइवर्सिटी पर, इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी पर, इंडियन रिलीजियस डाइवर्सिटी पर, तभी आपको काम आएगी लाइन। यहां पर लिखिएगा भारतीय समाज की प्रकृति, नेचर को सटीक शब्दों में समझना कठिन है, सटीक शब्दों में समझना कठिन है, इसलिए यदि हमें भारतीय समाज की प्रकृति को समझना है, इसलिए यदि हमें भारतीय समाज की प्रकृति को समझना है तो हमें विस्तृत तरीके से निम्न अवधारणाओं को समझना होगा, निम्न अवधारणाओं को समझना होगा। निम्न अवधारणाओं को समझना होगा। फर्स्ट, परंपराओं के साथ आधुनिकता, निम्न अवधारणाओं को समझना होगा। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल विद मॉडर्निटी, ट्रेडिशन with modernity. Second one, unity in diversity, विविधता में एकता, विविधता में एकता, unity in diversity. विविधता में एकता। थर्ड वन, पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्की। फोर्थ वन, कास्ट एंड क्लास, जाति एवं वर्ग, कास्ट एंड क्लास। फिफ्थ, रिलीजन, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, धर्म, क्योंकि इंडिया में धर्म के अलावा तो कुछ सोच भी नहीं सकते हो आप। ठीक है, और लिखिए इसी में। नेक्स्ट, ग्रामीण एवं कृषक संरचना, रूरल एंड एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर, ग्रामीण गांव के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, गांव में क्या क्या है। उसके बाद आपको एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा, किस तरह से हमारा जो आपका कृषक संरचना है, भाई कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। अंग्रेजों के टाइम में आप लोगों ने रैयतवाड़ी सुना, स्थाई बंदोबस्त सुना, उसके बाद आपने महालवाड़ी सुना, उसके बाद आप लोगों ने रिफॉर्म देखे, चकबंदी देखी, हदबंदी देखी, हरित क्रांति देखी। तो ये सारे के सारे आपको एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर में ही आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, सहिष्णुता एवं तथा पारस्परिक सद्भाव, टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। नेक्स्ट, इंडिविजुअलिज्म एंड कोलेक्टिविज्म, सामूहिकता और व्यक्तिवाद,
सामूहिकवाद और व्यक्तिवाद, है ना। हमारी सोसाइटी अभी क्या हो रही है, हम लोग पहले संयुक्त परिवार की बात करते जो आपकी कोलेक्टिवनेस को दिखाता था, लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली, जो ये क्या दिखाता है कि आज के टाइम में इंडिविजुअल की ज़्यादा वैल्यू हो गई है, इंडिविजुअलिज्म की तरफ हम लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कोलेक्टिविज्म से हम लोग, संयुक्त परिवार से हम लोग न्यूक्लियर फैमिली पर आ रहे हैं। तो ये संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, ये सब चीज़ें क्या है, गृहस्थ जीवन क्या है, गृहस्थ किसे कहते हैं, हाउस होल्ड जिसको नाम कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, ये सिचुएशन आज क्यों आ गई है कि ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये और तो ये चीज़ें हैं आपके 8 जो आपके पॉइंट है, ये 8 पॉइंट आपको इंडियन सोसाइटी की नेचर को डिफाइन करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं, है ना, क्योंकि उसको शब्दों में समझा ही नहीं जा सकता। भारतीय समाज को आप क्या कहोगे? जब आपको भारतीय समाज की विशेषताओं के बारे में पता होगा तब आप ओवरऑल भारतीय समाज की बात कर सकते हो। अब आपने रिलीजन को तो पढ़ लिया, लेकिन रिलीजन को पढ़ने के बाद आपने इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म के बारे में पढ़ा ही नहीं, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि आज के टाइम में जो छोटे मोटे इतने हजारों की संख्या में जो ये सेक्ट, जो ये बाबा, जो ये कथाकथित मौलवी, खुद को धर्मगुरु बताने वाले लोग हैं, ये कैसे पनप गए। ये बातें आपको नहीं समझ में आएगी अगर आपने इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म और रिलीजन को साथ में कनेक्ट करके नहीं पढ़ा, तो समझ में नहीं आएगी। आपने क्लास और कास्ट को पढ़ लिया, लेकिन आपने रिलीजन को नहीं पढ़ा, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई धर्म के नाम पर ये क्यों होता है। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आज भी भारत में अपनी जाति से बाहर विवाह करने को लेकर इतनी बाध्यताएं क्यों हैं। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई जो एक वर्ग है, वो एलीट जो खुद को संप्रभु घोषित कर देता है, अमीर बन जाता है, वो फिर अपने जैसे को ही क्यों रिकमेंड करता है, वो क्यों किसी गरीब को मौका नहीं देता है। या आप समझ सकते हो कि इसको नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद जो आपका आ जाता है, वंशवाद, ये क्यों रेलिवेंट है आज भी, क्यों ये चीज़ें चली हुई हैं। आपको कास्ट और क्लास का रिलेशन समझना पड़ेगा, तभी आप भारतीय समाज को एक अक्रॉस तरीके से, एक वाइड तरीके से आप भारतीय समाज को समझ पाओगे, अदरवाइज ये मुश्किल हो जाएगा समझना। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी, परंपराओं के साथ आधुनिकता। पहला टॉपिक जो आपका रहेगा, परंपराओं के साथ आधुनिकता। ठीक, तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि भाई परंपराएं क्या हैं, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मॉडर्निटी, आधुनिकता क्या है। आधुनिकता के बारे में आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होगी, बट मैं अभी जो आपको बताऊंगा वो आप इतना रेलिवेंट हैं वो चीज़ें कि आपको ज़्यादा फिर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी कभी भी। आपका थॉट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, और इससे भी बड़ी बात यह कि मैंने ये पढ़ा क्यों है, आज के टाइम में इसकी कोई रेलिवेंस है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो मत पढ़ो, फिर उसको कोई मतलब नहीं बनता, यूपीएससी भी नहीं पूछेगी फिर उसको, या कोई भी आयोग इतना तो बेवकूफ़ नहीं है कि रेलिवेंट चीज़ें ना पूछता हो। धीरे धीरे सभी जो भी पीसीएस आयोग है वो सभी अब यूपीएससी के स्टैंडर्ड को ही फॉलो कर रहे हैं, खुद को मॉडरेट कर रहे हैं, तो चीज़ें 1-2 सालों में यूपीएससी के स्टैंडर्ड के आसपास ही आपको घूमती हुई नजर आएंगे। तो अगर आप पहले ही उस थॉट प्रोसेस में आ जाओ, उस पर्सपेक्टिव में आ जाओ, तो फिर आप लीड ले जाओगे, आपके पास एज होगा कि आप दूसरों से आगे होगे। ठीक है ना। परंपराओं के साथ आधुनिकता, तो देखिए परंपराएं क्या है, परंपराएं क्या है। परंपराएं जो हैं आपकी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी
हस्तांतरित किए जाने वाले मूल्य, विश्वास एवं मूल्य तथा विश्वासों की अभिव्यक्ति है। जिसको हम लोग बोलते हैं ना ट्रेडिशन क्या है, परंपराएं क्या है। तो परंपराएं क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहती है, जो विश्वास, जो वैल्यूज़ जो ट्रांसफ़र होती रहती हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये आपकी परंपरा है, एक्सप्रेशन है। आप लोगों ने ये देखा होगा, जैसे हमारा ट्रेडिशनल होली जब हम लोग बनाते हैं, हिंदू धर्म में जब होली बनाते हैं तो होली से पहले एक होलिका दहन होता है। तो होली का जो दहन होता है वो शायद आज के बच्चों को पता ना चले, क्योंकि शहरों में तो होलिका दहन जैसे कार्यक्रम है ही नहीं। जब से ये अर्बनाइजेशन और नगरीकरण हुआ तो जगह ही नहीं बची है कि इस तरह के कोई पब्लिक गैदरिंग कर इस तरह का कोई आयोजन किया जाए। तो जो आज के टाइम में बच्चे पैदा हुए हैं उनको नहीं पता चलेगा कि होलिका दहन क्या चीज़ होती है। लेकिन ये माता पिता का फर्ज है, ये उस पीढ़ी का फर्ज है कि जिन्होंने उन चीज़ों को सजोया गया है, जिन्होंने उन चीज़ों को देखा है, उन चीज़ों को फील किया है, वो अपने विचारों को, अपने विश्वास को, अपने वैल्यूज़ को अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं। और जो ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये क्या है, ये ट्रेडिशन ही ट्रांसफ़र करते हैं। यही परंपराएं हैं, यही परंपराएं हैं। आप लोगों ने अपने घरों पे भी सुना होगा, जैसे माताएं या पिताजी वगैरह जो भी बड़े हैं वो क्या कहते हैं कि भाई ये मेरा उत्तराधिकारी है, ये अब इस चीज़ को, सारे के सारे ट्रेडिशन को ये फॉलो करेगा, पूजा करेगा तो अब ये करेगी या ये करेगा। तो वो सब क्या, वो ट्रेडिशन ही है। वो पहले होते थे, उसके बाद पहले दादा करते थे, दादा ने आपके पिताजी को दिया, पिताजी ने अब आपको दिया, आप अपने बच्चों को दे जाओगे। तो वो क्या वैल्यू है, ठीक है ना, वो आपके विश्वास हैं, आपके बिलीव हैं, जिनको आप एक्सप्रेस करते हो किसी भी तरीके से। होलिका दहन क्या है, होलिका दहन हमारा वैल्यू है कि भाई हम लोग उससे होली मनाने से पहले ये कार्यक्रम करते हैं। ये मेरा बिलीव है कि इससे बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं। अब इसी को हम लोगों ने एक्सप्रेस करने के लिए लकड़ियों को जलाना स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है चीज़ों का, ठीक है ना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाने वाले वैल्यूज तथा विश्वास की अभिव्यक्ति को ही हम लोगों ने ट्रेडिशन नाम दे दिया है, परंपराएं नाम दे दिया है। सिंपल, चलिए ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, ये चीज़ें दोबारा भी आएंगी। अगर अभी समझ में नहीं आई हैं तो ये चीज़ें दोबारा भी आएंगी, क्योंकि ये कोर एरिया है। सोसाइटी जब आप लोग पढ़ते हो तो आपके लिए ये चीज़ें समझना मैंडेटरी है, इनके बिना फिर आगे नहीं चीज़ें सोल्व होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मॉडर्निटी की। अब देखिए, ये जो वर्ड है इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों में, इसको लेकर बड़ा परेशान रहते हैं, थॉट क्लियर नहीं हो पाती है कि भाई वास्तव में मॉडर्निटी है क्या, मॉडर्निटी है क्या। तो देखिए, मॉडर्निटी का मतलब ना तो आईफोन 11 लेना है, ना ही मॉडर्निटी का मतलब BMW कार लेना है, ना ही मॉडर्निटी का मतलब स्कूटर को छोड़कर बाइक लेना है या बाइक को छोड़कर कार लेना है, ना ही मॉडर्निटी का मतलब कपड़ों में चेंज है। धोती से अगर आप पैंट कोट या कोट पैंट पहनने लगे, आप कहोगे कि मैं मॉडर्न हो जाऊंगा, तो ये भी मॉडर्न नहीं है। तो सवाल उठता है कि मॉडर्निटी है क्या, ठीक। तो लिखिए इसके बारे में, परंपराओं का तार्किकीकरण ही आधुनिकता है। बड़ी प्यारी और खूबसूरत लाइन है कि परंपराओं का तार्किकीकरण ही आधुनिकता है। रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन इज सो कॉल्ड मॉडर्निटी। आधुनिकता वही है। ये जो लाइन लिखी है
इन्होंने इसका मतलब ये है कि भाई परंपराएं जो हमारी हैं, अब जो परंपराओं का तार्किकीकरण का मतलब होता है कि या आप चीजों को बिल्कुल अनबाइस्ड होकर देखिए, बिल्कुल आप तटस्थ होकर देखिए, आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए, आपके पास कोई भी पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए जब भी आप किसी चीज को देखते हैं या उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसको कहते हैं कि भाई वो यह व्यक्ति पूरी की पूरी तरीके से तार्किक है। जो आदमी सही को सही कहेगा, गलत को गलत सही कहेगा, वो उसको रैशनलिज्म कहते हैं, है ना, उसको रैशनलिज्म बोलते हैं। तो परंपराओं का तार्किकीकरण, अब जो परंपराएं ठीक है वो आज भी चली हुई हैं। अब जो परंपराएं खराब थी, जैसे सती प्रथा, वो सती प्रथा आज के टाइम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वो रैशनलिज्म के पैमाने पर खरी नहीं उतरती है। उसको आप किसी भी तरीके से उसको तार्किकीकरण के माध्यम से भी उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि ये जायज है। अगर आप किसी चीज को ऐसे प्रूव नहीं कर सकते हो कि ये जायज नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो परंपरा खत्म हो जाएगी। उसका जब तार्किकीकरण हो जाएगा तो फिर वो आधुनिकता में ट्रांसफर हो जाएगी। तो फिर वो क्या हो जाएगी, आधुनिकता में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये क्या है, परंपराओं का तार्किकीकरण ही आधुनिकता है। ठीक है ना। और इंडियन सोसाइटी के आप रेलिवेंस की बात करें, इंडियन सोसाइटी के रिफरेंस में बात करें, तो ये जो हमारी डेफिनेशन है ये और भी ज़्यादा रेलिवेंट है। क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है उसमें आप लोग देखिएगा कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट जरूर किया है। ठीक है ना। तो पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना मॉडर्निटी नहीं है, जीन्स पहनना मॉडर्निटी नहीं है, शॉर्ट शर्ट वगैरह या जो भी कुछ फैशन डिजाइनिंग की जो भी लेडी पहनती हैं या जो भी महिलाएं पहनती हैं, गर्ल्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं या बॉयज़ पहनते हैं, उसको आप मॉडर्निटी नहीं कह सकते। अब आपने रीबॉक के शूज़ पहने हैं, नाइकी के शूज़ पहने हैं, आपने टी शर्ट पहन रखी है पोलो की, हर चीज़ आपने अपने हिसाब से, आईफोन आपके पास 11, 12 जो भी है आपके पास बेहतर है, लेकिन आप घर पर जाकर इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि मेरी बहन दिल्ली जाकर पढ़ सकती है, या आप इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि मेरी बहन को अपना जीवन अपने हिसाब से जीने की पूरी छूट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी जो मॉडर्निटी है वो निराधार है, आप आधुनिक नहीं हैं। क्योंकि आधुनिकता आती है आपकी थॉट से, आपके दृष्टिकोण से। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास जॉब है, लेकिन आप किसी संप्रदाय विशेष के लोगों के प्रति आपका नेगेटिव दृष्टिकोण है, तब आपको हम लोग मॉडर्न नहीं कहेंगे, भले ही आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर क्यों ना हो, भले ही आप मॉडर्न क्यों ना हो। आप BMW कार में बैठे हैं, सड़क से जा रहे हैं, बगल में कोई एक्सीडेंट हो गया है, वहां पर आदमी मरने की कंडीशन में है, बट आप वहां पर गाड़ी रोककर देखकर उसको फोटो खींच के चले जाते हैं और आप उसको सेल्फी बना लेते हैं, तो यू आर नॉट मॉडर्न, आप आधुनिक नहीं है, आप तो निर्लज है, बेशरम है, बेवकूफ हैं। तो आप आधुनिक नहीं है। आधुनिक इंसान वो होता है जो उसको वहां पर रास्ते पर ना छोड़कर, अपनी गाड़ी की चिंता ना करते हुए सीट कवर की उसको बिठाकर हॉस्पिटल में लेके जाए, तो देन आप कह सकते हो कि आप आधुनिक है। आधुनिक आप तब है जब बहन को भी बराबर का दर्जा दिलाए घर में। आधुनिक आप तब हैं जो आपकी जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी से आप निभाए। आधुनिक आप तब है जब आप समाज के उत्थान के लिए अपना योगदान दे, तब आप कह सकते हो कि हाँ ये व्यक्ति मॉडर्न है, ये व्यक्ति मॉडर्न है। ठीक है ना। तो परंपराओं का तार्किकीकरण ही आधुनिकता है। और इंडियन सोसाइटी में परंपराएं चूंकि खत्म नहीं हुई हैं, और जो खत्म हो चुकी हैं इसका मतलब क्या कि वो रेलिवेंट नहीं थी आज के टाइम में। और जो परंपराएं आज भी चली हुई हैं उन परंपराओं को हम लोगों ने अपनी सोसाइटी के अनुसार हम लोगों ने ऐसे उसको डेवलप कर दिया है, ऐसे उसको अडॉप्ट कर लिया है कि अब वो परंपराएं ऐसा लगती है कि ये तो इंडिया में ही हुई है। हम लोगों ने जो वेस्टर्न कल्चर है
पश्चिमी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, हम लोगों ने उसको स्वीकार जरूर किया है, हम लोगों ने उसको फॉलो भी जरूर किया है, लेकिन हम लोगों ने अपनी सभ्यता और अपने कल्चर को नहीं छोड़ा है। ये भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई हम लोगों ने अपने ट्रेडिशन को भी साथ रखा है और उसके साथ साथ हम लोगों ने मॉडर्निटी चलाई है। ये आपको भारतीय समाज में ही देखने को मिलेगा। जैसे अब आप लोग देखिए, आपको हर गली नुक्कड़ बस्ती, छोटे मोटे चौराहे, नगर कस्बे में आपको जिम दिख जाएंगे। जिम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कहा तो यही जाता है कि भाई ये मॉडर्निटी का सूचक है, मॉडर्न व्यक्ति जिम में जाते हैं, लोगों का यही पर्सपेक्टिव है ना। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग देखिए, क्या इंडिया से योग खत्म हो गया? नहीं, बल्कि योग को तो हम लोगों ने इतना प्रचारित कर दिया कि 21 जून को अब इंटरनेशनल योगा डे होने लगा है। तो जिम कोई इंडियन ट्रेडिशन नहीं था, जिम तो वेस्टर्न ट्रेडिशन था, जिसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया, स्वीकार किया, लेकिन हम लोगों ने अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा है, बल्कि हम लोगों ने उसको और मजबूत किया है। तो ये भारतीय समाज की एक विशेषता है, एक साइलेंट फीचर है इंडियन सोसाइटी का, जिसका हम लोगों ने नाम दिया परंपराओं के साथ आधुनिकता। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूं, बताता हूं कि जैसे हम लोगों ने आज के टाइम में फूड कल्चर देखिए आप, कितना वेस्टर्न फूड को हम लोग कंज्यूम करते हैं। चाउमीन, बर्गर, मोमोज, इटालियन पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, न जाने कितने नाम हैं। लेकिन क्या आज भी आप लोगों ने त्योहारों पे फिरनी बनाना, खीर बनाना, हलवा बनाना, ये चीज़ें क्या आपने बंद कर दी है? बिल्कुल नहीं, घरों में ये चीज़ें भी बनती हैं। जैसे जब चाइना से चाउमीन को इंडिया में यहाँ पे आया गया, चाइना और जापान के लोगों का ये खाना था, तो वो लोग तो आज भी बॉईल करके खाते हैं, बट इंडिया ने उसको अपने तरीके से मॉडर्न कर दिया, उसको चेंज कर दिया। हम लोगों ने इसमें तेल डालकर छोंक लगाना इसमें शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने परंपराओं को के साथ क्या किया, हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर लिया, चीज़ों को अपने अनुसार डाल लिया। तो वेस्टर्न फूड को स्वीकार जरूर किया, लेकिन हम लोगों ने अपना जो हमारा बेसिक एलिमेंट था उसको हम लोगों ने नहीं खोया। आज भी खीर और हलवा और बिरयानी और इन सारी चीज़ों की उतनी ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल लीजिए, एलोपैथी जो है आपकी इंग्लिश दवाई है जिसको आप लोग बोलते हो, वो देखिए आप लोग कितने हम लोग बड़े पैमाने पर कंज्यूम करते हैं, है ना। हर चीज़ में, सिर में दर्द के लिए पैरासीटामोल ले लो, बुखार है पैरासीटामोल ले लो, एस्प्रिन ले लो, एल्बेंडाजोल ले लो, पेट में कीड़े वगैरह। तो ये सब क्या है? ये वेस्टर्न मेडिसिन है, वेस्टर्न कल्चर था। इंडिया में तो ये नहीं था। हमारा जो ट्रेडिशन था वो था आयुष, वो था योगा। तो इसका मतलब ये है कि आज भी हम लोगों ने आयुष को बचा के रखा है या नहीं रखा है। यूनानी पद्धति, जैसे फॉरेनर था, उसको जब इंडिया में लाएगा यूनानी पद्धति को, तो इंडिया ने उसको अपने हिसाब से डाल लिया। आयुष को लेकर गवर्नमेंट ने भी कितना प्रयास किया, एक आयुष मंत्रालय ही अलग से बना दिया। तो ये हमारा ट्रेडिशन था। तो क्या ये खत्म हो गया? नहीं, आज भी ये हमारे साथ ही, आपको दिख ही रहा होगा, है ना। योगा सेंटर से लेकर आयुष सेंटर तक सब चीजें हैं। उसके बाद आप एग्जाम्पल लीजिए, जब से मेटेरियलिज्म आया, पदार्थवाद, जिसमें मतलब इंसान मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका पूरा। मार्केट जो बोलती है इंसान वही करता है। आपको ये लगता होगा कि आपकी जेब में पैसे हैं, आप अपनी मर्जी से मार्केट में जाकर चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट आपसे चीज़ें खरीदवाती है, आप खुद की कोई इच्छा नहीं होती इंसान की खुद की इच्छा नहीं होती है, मार्केट उसको मजबूर करती है चीज़ें खरीदने के लिए। जैसे आप लोग कभी मॉल वगैरह में हम लोग जाते हैं, आपको एक शर्ट लेनी है, लेकिन वो आपको क्या कहेंगे, सर एक शर्ट के साथ 2 शर्ट फ्री है, लेकिन इसको आपको थोड़ा, आपका जो बजट 1000 का, इसको आपको 1500 करना होगा। तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है यार 500 में अगर 2 शर्ट और मिल रही है तो क्या एतराज है। तो आपकी नीड सिर्फ एक शर्ट की थी, लेकिन बाजार ने आपको विवश कर दिया कि आपको 2 और लेनी पड़ेंगी, और आपने ले ली। इसी को तो बोलते हैं ना कंज्यूमरिज्म, जिसको बोलते हैं कि भाई उपभोक्तावादी जो नेचर है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है ही नहीं वो भी चीज़ हम लोग लेते हैं।
आपके पास मोबाइल अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसी मोबाइल का जब नया वर्जन लॉन्च हो जाता है तो वही कंपनी उसको एक अलग एडवर्टाइजमेंट में पेश करती है और आप लोग फिर उसी को खरीद लेते हैं। जो भी आपके ये वीवो, ओप्पो, रियलमी, ये जो भी मोबाइल हैं, ये सभी के सभी चाइना की एक ही कंपनी बनाती है। बस उस एक कंपनी ने इनको नाम अलग अलग दे दिया और हम लोग इस बात पर लड़ते रहते हैं कि रेडमी का मोबाइल अच्छा है, वीवो का अच्छा, ओप्पो का अच्छा है। लेकिन हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इन तीनों चीज़ों को एक ही व्यक्ति ने प्रोड्यूस किया, तो उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो तीनों में सेम ही है, कोई फर्क नहीं। तो बाजार हमें चलाता है, हम लोग बाजार को नहीं चलाते हैं। ये हमारा वहम है कि हम लोग सोचते हैं कि बाजार को व्यक्ति रन करता है। नहीं, बाजार खुद व्यक्तियों को रन करता है, ठीक है ना। जैसे इंडिया में मैटेरियलिज्म कितना बढ़ गया, पदार्थवादी, इंसान की सोच में हमेशा उपभोग करने की रहती है, पैसे के पीछे इंसान दौड़ता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करना चाहता है। छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी पे जाना चाहता है, स्कूटर है, बाइक पे जाना चाहता है, बेशक उसकी नीड भी ना हो। तो ये मैटेरियलिज्म को इतना बढ़ावा दे दिया। बट उसके बावजूद आज भी ले देखिए कि इंडिया में आप रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक आज भी जिंदा है। आज भी आपको ऐसे लाखों आदमी मिल जाएंगे जो ये बोलते होंगे कि यार मेरे को इससे कोई मतलब ही नहीं है, इस मोह माया से। ये भारतीय समाज की खूबसूरती है। हम लोगों ने जो सो कॉल्ड मॉडर्निटी का जो एस्पेक्ट है, जिसको हम लोगों को लोग बोलते हैं मैटेरियलिज्म, पदार्थवाद, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है। बट स्टिल हम लोग आज भी अपने जो हमारा स्पिरिचुअलिज्म है, आध्यात्मिक है, और जो हमारा रिलीजियन बिलीव है, उसको हम लोग आज भी टिके हुए हैं, है ना। जैसे जब विज्ञान का विकास हुआ, विज्ञान ने अच्छी खासी प्रगति की 18वीं 19वीं शताब्दी में, तो लोगों का ये कहना था, विचारकों का, थिंकरों का, कि धर्म खत्म हो जाएगा साइंस के आने से, टेक्नोलॉजी के आने से। क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी आपकी तार्किकता का ही एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है, रैशनैलिटी का ही तो प्रोडक्ट है ना। आपने तार्किक होकर सोचा तभी तो कोई ना कोई चीज आप इनोवेट कर पाए हो। लेकिन उसी धर्म के आप उसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने देखिए आज धर्म को कितना फैला दिया है। केरल में कोई बैठा हुआ व्यक्ति, अगर कोई पंजाब में कोई गुरु प्रवचन दे रहा, तो केरल में बैठा हुआ व्यक्ति उससे कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या कि धर्म खत्म नहीं हुआ है, बल्कि धर्म को और स्ट्रोंग हो गया धर्म, है ना। तो इसका मतलब क्या, ट्रेडिशन बने हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा शादियों में डीजे आ गया। डीजे क्या है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इंडिया में नहीं था डीजे। लेकिन इसके बावजूद आप इंडिया में देखिए, इंडिया के ट्रेडिशन कल्चर में देखिए, जब दूल्हे की बारात होती तो उसमें रथ वगैरह भी होते हैं, होता है या नहीं होता, रथ भी होता है, उसमें बैंड बाजा भी होगा, भले ही उसमें डीजे भी हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सारी की सारी शादी जो है वो वेस्टर्न डिजाइन से सारी चीजें की जाती। लेकिन क्या जो शादियों में लेडी संगीत होता है, महिलाओं के द्वारा जो क्षेत्रीय भाषाओं में जो अपने गीत गाए जाते, क्या वो खत्म हो गए हैं या उनमें फिल्मी गाने इंक्लूड हो गए हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, वो आज भी बरकरार है। तो इंडियन सोसाइटी की जो सबसे बड़ा इसका एक साइलेंट फीचर है वो ये है कि इंडियन सोसाइटी ने अपने ट्रेडिशनल जो हमारे एस्पेक्ट थे उसको हम लोगों ने ख़त्म नहीं किया है, उसके साथ ही हम लोगों ने मॉडर्निटी को अडॉप्ट कर लिया है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों के लिए पर्याप्त होंगी कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि परंपराओं के साथ हम लोगों ने आधुनिकता को अडॉप्ट कर लिया, हम लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। सेकंड वन पर आते हैं, ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब इसके ऊपर चाहे 250 वर्डों में लिखना है, चाहे 150 वर्डों में लिखना है, आपके पास बस एग्जाम्पल देते जाओ, उसके एक्सप्लेन करते जाओ, लिखते जाओ। न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल है, धर्म से लेकर ले सकते हो आप, जाति से लेकर, जाति का देखिए आप, जैसे हम लोगों ने जाति को लेकर आज शायद इतना प्रभाव नहीं है, लोग कास्टिज्म को लेकर इतना ज़्यादा छुआछूत की भावना, मेरे को तो कभी आज तक ऐसी महसूस नहीं हुई कि कोई व्यक्ति छुआछूत के आधार पर लोगों से कहता है कि भाई आप उस जाति के तो वहाँ बैठिए, इस जाति के तो आप यहाँ बैठिए। जहाँ पर आप वर्क करते हो कि वर्क का जो कल्चर हो चुका वो क्या है,
कि आपकी यूटिलिटी क्या है, आपका प्रोफेशनलिज्म कितना, आपके पास स्किल कितनी है, उसको अहमियत दी जाती है, आपकी कास्ट को अहमियत नहीं दी जाती। तो ये क्या, ये मॉडर्निटी को दिखाता है कि व्यक्ति की स्किल को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने घर वापस जाता है, जब उसकी शादी की बात होती है, तो फिर घर वाले क्या कहते हैं कि कास्ट में ही मैरिज करनी है। वो आपका ट्रेडिशनल पार्ट है, वो आपका क्या ट्रेडिशनल पार्ट है। तो मॉडर्निटी को भी स्वीकार कर रखा हम लोगों ने। लड़का लड़की को तो पहले ट्रेडिशन के हिसाब से तो अगर बात करें तो लड़का लड़की को तो मिलवाते ही नहीं थे, घर वाले ही डिसाइड कर देते थे, वो तो शादी के बाद मिलते थे। लेकिन मॉडर्नाइजेशन जब से आया तो वेस्टर्न कंट्री में ये कॉन्सेप्ट था ना कि एक दूसरे से मुलाकात कराओ, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होंगी। तो भारत में भी तो अब यही हो रहा है, पहले शादी करने से पहले दोनों को मिलवाते हैं, उनकी बातचीत करवाते हैं, वो लोग खुद बात करते हैं, उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ घर वालों का ठीक है या गलत है। तो ये क्या है, ट्रेडिशन तो हम लोगों ने अपनाया हुआ है, माँ बाप खुद जाते हैं साथ में शादी के लिए प्रपोजल लेके, लेकिन उनको भी बात करने देते और मॉडर्निटी भी है। तो परंपराओं के साथ हम लोगों ने मॉडर्निटी को आज तक संभाल के रखा हुआ है। अभी तो जैसे व्हाट्सएप आ गया, क्या कोई शादी के कार्ड व्हाट्सएप पे आज बहुत सारे लोग सेंड भी करते हैं, लेकिन स्टिल इन सब के बावजूद भी ट्रेडिशनल तरीके से शादी के कार्ड छपवाते हैं या नहीं छपवाते हैं? बिल्कुल छपवाते हैं। तो परंपराएं हैं, लेकिन हम लोगों ने परंपराओं के साथ आधुनिकता को भी स्वीकार कर लिया है, आधुनिकता को भी हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। तो आई होप अब इसके बाद आप लोगों को इस टॉपिक से कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आपके पास इतना मटेरियल होगा, इतनी आप लोगों के पास समझ हो जाएगी कि आप इन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। ये भी भारतीय समाज का एक साइलेंट फीचर है। सेकंड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। विविधता में एकता। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे थिंकरों ने, जो राजनीतिक थिंकर थे, चिंतक थे, उन्होंने ये कहा कि भारत कभी भी एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर निर्मित नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में छोटे छोटे ना जाने कितने राष्ट्र हैं। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी एक स्टेट के तौर पर, एक राज्य के तौर पर संगठित नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत में न जाने कितने प्रकार के राष्ट्र हैं। राष्ट्र का मतलब यहाँ पर स्टेट से नहीं होता, राष्ट्र, नेशन और स्टेट में फर्क होता है। नेशन व्यक्ति के आइडियोलॉजी, उसके दिमाग से, उसकी मेंटलिटी से निर्धारित होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुर्द आपके सीरिया में भी है, तुर्की में भी है, ईरान में भी है, इराक में भी है। तो जो ये कुर्द हैं, इन चारों देशों में होने के बावजूद अपने आप को एक नेशन समझते हैं, एक राष्ट्र मानते हैं। तो राष्ट्र का मतलब आपकी कल्चरल वैल्यूज से ज़्यादा है, आप किस कल्चर को फॉलो करते हैं, आपकी संस्कृति क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है। अगर सभी व्यक्ति एक जैसी वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो देन यू विल बी से दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेशन। तो वो एक राष्ट्र का एग्जाम्पल है। तो भारत के बारे में ये कहा गया है कि भारत कभी भी एक स्टेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत में तो ना जाने कितने राष्ट्र हैं। महाराष्ट्र मराठा अपने आप को एक अलग राष्ट्र मानते हैं, नागाज अपने आप को एक अलग राष्ट्र मानते हैं, साउथ में द्रविड़ है, वो अपने आप को एक अलग राष्ट्र मानते हैं, नॉर्थ में आप लोग देखिए, नॉर्थ के लोग खुद को और सुप्रीम मानते हैं। तो जब ये आज़ाद हुआ तो यही प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और कोई भी देश है सक्सेस हो ही नहीं सकता इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी में। भाषा के आधार पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पर ना जाने कितने रिलीजन है। अगर हम लोग मेजर रिलीजन की बात करें तो 6 तो मेजर रिलीजन है आपके, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है। बताओ, 6 तो ये बड़े बड़े धर्म हैं आपके, जैन है, 6 तो मेजर रिलीजन है। यहाँ तो एक देश में अगर एक धर्म हो तब लोग आराम से नहीं रह पाते वेस्टर्न कंट्री में, जबकि इंडिया में तो 7 मेजर रिलीजन है
उसके बाद बात करें तो 1500 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है देश में, 1500 से ज़्यादा भाषाएं हैं। आपकी हजारों की संख्या में नंबर ऑफ सेक्ट है। एक धर्म के अंदर से ही ना जाने कितने संप्रदाय निकले हुए हैं। हिंदू धर्म का ही देख लो आप, ना जाने कितने संप्रदाय है। आप बौद्ध धर्म में देख लो, हीनयान, महायान, ये क्या सेक्ट है। जैन में भी आपको आजीविक देखने को मिलते हैं, ये सब क्या सेक्ट है। मुस्लिम में भी शिया सुन्नी देखने को मिलेंगे, ये भी सेक्ट है। तो आप देखिए कि कितने ज़्यादा धर्म हैं, इतनी ज़्यादा भाषाएं हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतने सारे स्टेट हैं। लोग खुद को एक राष्ट्र नहीं मतलब खुद को एक स्टेट मानने को तैयार नहीं होंगे, ये राजनीतिक चिंतकों ने सजेस्ट किया था। बट इन सारी चीज़ों को भारतीय समाज ने झूठा साबित कर दिया और भारतीय समाज ने ये दिखा दिया कि यूनिटी में, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी हो सकती है, डाइवर्सिटी हो सकती है ना। अब उस डाइवर्सिटी, अब उस यूनिटी के आधार कई हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे बड़ा आधार है। भारत जैसे देश को एक सूत्र में पिरोने का अगर सबसे ज़्यादा रोल किसी चीज़ का है तो वो है हमारा संविधान। भारतीय संविधान की भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट है भारत को यूनाइट करने में, भारत को एक स्टेट बनाने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका सबसे ज़्यादा है। क्योंकि व्यक्तियों के बीच में, समाज में कन्फ्लिक्ट कब पैदा होता है? समाज में कन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है जब एक समुदाय को ये लगता है कि दूसरे समुदाय को मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, या मेरा हक को अंडर एस्टिमेट करके दूसरे के हक को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये जब चीज़ें हो जाएंगी, जब ये लोगों की मानसिकता में बस जाएंगी, तब वो लोग कन्फ्लिक्ट पर उतर आएंगे। लेकिन हमारे संविधान ने इन चीज़ों के कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए मूल अधिकार दिए लोगों को कि भाई स्टेट भी आपके ऊपर इतने ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगा सकता। आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई, डीपीएसपी बताए, राज्य को भी निर्देश दिया कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। लोगों को उनको धार्मिक अधिकार दिए कि भई आप अपने धर्म को प्रीच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर अल्पसंख्यक है उसकी कल्चर की भी रक्षा करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए अधिकार दिए गए कि भई आप अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए, और आपके धर्म को अगर कोई प्रहार करता है तो उसके ऊपर भी आप एक्शन ले सकते हैं। आपको रीट का अधिकार दिया गया आर्टिकल 32 में, है ना। जितने भी स्टेट है उनको सूची के आधार पर डिवाइड किया गया कि भाई ये संघ सूची है, ये केंद्र सूची, संघ सूची है, ये राज्य सूची है, ये समवर्ती सूची है। सभी की पावर को डिफरेंशिएट कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया कि सेंटर इस मामले में पावरशील रहेगा, उस मामले में आप लोग देखिएगा कि वो काम करेगा। राज्य नियम बना सकते हैं, समवर्ती सूची पे दोनों नियम बना सकते हैं, और अगर नियम बनाने में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता तो उसका समाधान करने के न्यायपालिका का प्रावधान किया गया। तो सभी की कल्चरल जितनी भी वैल्यू है, सोशल वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है, तो सभी सोसाइटीज़ की जितने भी समुदाय हैं उन सभी समुदाय की वैल्यूज़ को सेव करने का, उनको कंजर्व करने का काम कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। और उसी का परिणाम है कि आज तक भारत यूनिटी विद डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपको और कहीं भी वर्ल्ड में इतनी सुख, चैन और शांति नहीं मिलेगी जितना इंडिया में है इस मामले में, ठीक है ना। इतने सारे रिलीजन होने के बावजूद भी आप लोगों ने देखा होगा, लोग ईद में भी शामिल होते हैं, लोग गुरु जो प्रकाश पर्व होता है सिखों का, हिंदू लोग उसमें भी शामिल होते हैं। हिंदुओं के जब भंडारे वगैरह होते हैं, कावड़ वगैरह होती है, तो मुस्लिम भी लेके आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया में। इंडिया में आप लोगों को दिखता है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बेशक है लेकिन यूनिटी है। भाषा के आधार पर कोई आपको ज़्यादा, अगर साउथ की बात छोड़ दें, वहाँ पर भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उस विरोध का कि वो लोग हिंदी का विरोध करते हैं, उसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हैं, जन आकांक्षाएं कम है। व्यक्तियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो राजनीतिक व्यापार है जिसके कारण ऐसा पोर्ट्रेट किया जाता है कि भाई साउथ के लोग हिंदी को पसंद नहीं करते।
अगर हिंदी को पसंद नहीं करते तो बॉलीवुड कभी भी साउथ में इतना हिट नहीं होता। और अगर नॉर्थ के लोग नॉर्थ के लोग अगर साउथ की भाषाओं को पसंद नहीं करते या साउथ के लोगों को पसंद नहीं करते तो कभी भी टॉलीवुड आपका इतना ज़्यादा सुपर हिट नहीं होता नॉर्थ इंडिया में। लेकिन आज आप लोग देखिए, नॉर्थ इंडिया का जो भी यूथ है या जो भी व्यक्ति हैं वो साउथ की फिल्मों को देखता है आराम से। वह हालांकि अब तो डब करके देखने लगे, नहीं तो पहले तो वैसे ही देखते थे। जब से डबिंग होने लगी है तो और भी ज़्यादा मार्केट बढ़ गया है। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम का इशू नहीं है कि भाई भाषाएं अलग अलग है, तो है कोई दिक्कत नहीं है हमें। रिलीजन के नाम पर हिंदू मुस्लिमों में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके आयोजन में। मुस्लिम सिख के में करते हैं, सिख आपके ईसाई के में करते हैं, तो एक दूसरे के साथ ये यूनिटी हमें देखने को मिलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी में हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और इसका जो सबसे बड़ा माध्यम है जिसने इस चीज़ को स्टेबल किया है, जिसने इस चीज़ को सार्थक प्रयास करके इसको धरातल पर लाया है, उसका नाम है भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान के बारे में तो पॉलिटिकल में आपने पढ़ा ही होगा, इंडियन सोसाइटी में इतना ही पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपका इतना ही रहेगा। कल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग कास्ट एंड क्लास के बारे में पढ़ेंगे, वो तमाम चीज़ें। ठीक है ना। तो देखिए, जो ये चीज़ें चली हुई हैं, जो हम लोगों ने ये प्रयास स्टार्ट किया है, मेरी आपसे यही रहेगा कि भाई आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। कोई भी चीज़ न्यूज़पेपर जब भी पढ़े, मैगजीन जब भी पढ़े, जब भी ये टॉपिक आए तो इन्हीं में आप अपने नोट्स ऐसे बनाइए स्पेस देकर कि कुछ भी नया फैक्ट या डाटा आए तो इसको इसमें इंक्लूड कर दिया, है ना। कुछ भी नया आयोग बना है या कोई नई भूमिका किसी व्यक्ति के द्वारा निभाई गई है, कोई नया प्रक्रिया या कोई नया इनोवेशन इस क्षेत्र में हुआ है, तो आप इसको इंक्लूड कीजिएगा। मैंने आपको एक ऐसा ढांचा दे दिया है कि आप इस ढांचे में कुछ भी चीज़ों को फिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।